अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में फ़िश फार्मिंग की तरफ और ख़ुसूस बिलख़ुसूस बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग की तरफ लोगों का रुझान बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो काफ़ी लोग मुझसे रब्ता करते रहते हैं और भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ इस ज़िम्मन में लोग रब्ता करते रहते हैं और रहनुमाई मांगते रहते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में ये काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने कोई 2 या 3 साल से लगभग इस काम को काफ़ी तेज़ी से शुरू किया हुआ है और सोशल मीडिया के तवस्सुल से इस काम की मार्केटिंग भी बहुत तेज़ी से जारी है। तो जिस वजह से ये फार्मिंग काफ़ी तेज़ी से रुझान पकड़ रही है पाकिस्तान में बिना किसी डीप एनालिसिस के। तो बीइंग एक्वाकल्चर एक्सपर्ट, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा रब्ता करते हैं सिर्फ बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग के लिए, तो उनकी रहनुमाई के लिए और अपनी भी रहनुमाई के लिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली तो इस फार्मिंग में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब काफ़ी लोगों के पीछे जो कि फ़िज़िकली इस फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको थोड़े बहुत अदना से मशवरे देता रहता हूँ। करते वो खुद ही हैं और कुछ लोग खुद से खुद ही कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस फार्मिंग की तरफ आना चाह रहे हैं और आ भी चुके हैं। तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए और जो फार्मर इस फार्मिंग की तरफ नहीं आ रहे, उनके लिए भी ओवरऑल एक बायोफ्लॉक फार्मिंग जो कि पाकिस्तान में हो रही है उसका जायज़ा पेश कर रहा हूँ, जिसको मैंने चंद अल्फाज की शक्ल दी है और एक कापी पर लिख लिया है, और वहीं से अभी मैं पढ़कर आप सब लोगों के आगे ये चीज़ रखूँगा। बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग पाकिस्तान पर जाएगा। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग पाकिस्तान में अब एक हकीकत बन चुकी है, मगर हकीकत थोड़ी सी तलख भी है कि बिना खातर ख्वाह, अगर आमदन के लिहाज से देखें तो बिना खातर ख्वाह कामयाबियों के ये फार्मिंग इंतहाई तेज़ी से दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मकबूल हो रही है, जिसकी बुनियादी वजह सोशल मार्केटिंग है और हर आमो खास की बिला तफरीक सोशल मीडिया तक रसाई। खैर, अब हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। बायोफ्लॉक फार्मिंग पाकिस्तान में एक हकीकत बन चुकी है। अपना जायज़ा इस फार्मिंग पर देने की बुनियादी वजह मेरी ये है कि हर नया बंदा जो पिछले कुछ सालों से फ़िश फार्मिंग की हिदायत के लिए सरकारी इदारों से, ख़ुसूसन NARC से रब्ता करता है, तो वो फ़िश फार्मिंग की जिस तर्ज की फार्मिंग के लिए रहनुमाई तलब करता है वो बायोफ्लॉक ही है। करीबन मुझे 8 से 10 फ़ोन कॉल्स या विजिटर्स जो हमारे दफ्तर में आते हैं रोज़ाना की बुनियादों पर, सब कहते हैं हमें बायोफ्लॉक फार्मिंग की रहनुमाई दें, बायोफ्लॉक फार्मिंग हम करना चाहते हैं। और इसमें ज़्यादातर तबका जो कि बायोफ्लॉक फार्मिंग की तरफ मुतवज्जे है वो खुसूसन नौजवान लोग हैं जो कि हमारी बैकबोन हैं, और इसके अलावा कारोबारी तजर्बा रखने वाले, मुख्तलिफ कारोबारी तजर्बात रखने वाले लोग जो कि काफ़ी बूढ़े भी हो चुके हैं और उनका कई कारोबारों में काफ़ी तजर्बा भी है, वो भी इस तरह की फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ये मौजू एक ही है और हर बंदे को रोज़ाना की बुनियाद पर हर दफ़ा अलफ से लेकर ये तक जितना हमें पता है वो बताने की कोशिश करते हैं। तो आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद यही था कि सब बंदों तक एक ही वीडियो पैगाम की सूरत में रहनुमाई थोड़ी बहुत पहुंच जाए या जायज़ा इस फार्मिंग का दे दिया जाए, ताकि वो इस फार्मिंग को करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें।
तो इस ज़मन में मैंने भी सोचा क्यों ना सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाया जाए और यकसा तौर पर वीडियो पैगाम से अपनी सोच से सबको आगाह कर दिया जाए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा तारफ देता चलूँ। काफ़ी यकीनन लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल भी मुझसे आशना नहीं होंगे, तो थोड़ा सा मैं अपना तारुफ देना पसंद करूँगा कि मैं फिशरीज एंड एक्वाकल्चर का ग्रेजुएट हूँ और मैंने एक्वाकल्चर की सनत में सरकारी शोबा में 7 साल नौकरी का तजर्बा हासिल कर रखा है। और इस नौकरी के तजर्बे के दौरान मैंने 70 दिन की 2016 में थाईलैंड में एक्वाकल्चर के मुख्तलिफ पहलुओं पर ट्रेनिंग भी हासिल की हुई है और इनमें कुछ लेक्चर्स जो वो बायोफ्लॉक के मुतल्लक भी थे 2016 में, जबकि उस वक्त बायोफ्लॉक का कंसेप्ट अभी पाकिस्तान में ज़ुबाने ज़दो आम नहीं हुआ था। पाकिस्तान में बायोफ्लॉक काफ़ी मकबूल हो चुका है, लिहाजा ये क्या है, फ्लॉक कैसे बनाना है, कौन कौन से पानी के ख्वास जांचने हैं, ऑक्सीजन हलशुदा का मुनासिब बंदोबस्त कैसे रखना है, मछली कौन सी डालनी है, मेरे ख्याल में ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। और जो लोग अभी भी इस फार्मिंग में ये चीज़ें नहीं जानते, सोशल मीडिया की मदद से वो बहुत जल्द इन चीज़ों को जान लेंगे। लेकिन जिस पॉइंट की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं वो कुछ और है, वो शायद थोड़ी सी डिफरेंट है। और मैं इसी ज़िमन में आपकी समातों को ज़ाहमत में डाल रहा हूं। और एक और बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी की भी दिल शिकनी के लिए नहीं बनाई जा रही, बल्कि रहनुमाई और कुछ पॉइंट्स क्लियर करने के लिए बनाई जा रही है। अगर मैं गलत हूं तो जो माजी में लोग बायोफ्लॉक फार्मिंग कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से, वो मुझे कमेंट सेक्शन में टोक सकते हैं, मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं और मेरी सलाह फरमा सकते हैं। और अगर मैंने बातें हकीकत पर मबनी की हों तो उन्हें चाहिए कि ईमानदारी और दयानतदारी के साथ मेरी तायद भी फिर करें। बायोफ्लॉक फार्मिंग अब तक पाकिस्तान में हजारों नहीं तो सैकड़ों बायोफ्लॉक के निज़ामकार लग चुके हैं और देखते ही देखते मेरा मानना यह है कि ये बायोफ्लॉक फार्मिंग के जो टैंक सिस्टम है ये हजारों की सूरत में लग जाएंगे। मगर सोचने की बात यह है, एनालिसिस की बात यह है कि इनमें से कितने कम लोग या कितने ज्यादा लोग होंगे जो खालिस आमदन माजी की फार्मिंग की तर्ज यानी नीम काबूशुदा फार्मिंग, नीम कंट्रोल्ड फार्मिंग की निस्बत ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। तो जवाब मिलेगा देखते जाएं, या उम्मीद पर दुनिया कायम है कि टेक्नोलॉजी अभी तो अपनी एक्सपेरिमेंटल फेजेस के अंदर है। तो सवाल उठता है मसला क्या है। तो मैं यहाँ मसले की बजाय कुछ मसाइल जो मुझको समझ आते हैं वो जिक्र करना पसंद कर रहा हूं। पाकिस्तानी बायोफ्लॉकर्स की राय के मुताबिक 10,000 लीटर पानी से आप 500 किलोग्राम मछली पाल सकते हैं, मगर वो कभी ये वाजे नहीं कर पाते कि 500 किलोग्राम तो कुल पैदावार है, फी मछली का औसत वजन इस पैदावारी हुजम के साथ क्या रहेगा। और यहीं पर बुनियादी मसला पैदा हो जाता है। इसके अलावा एक इंडिया के फेसबुक ग्रुप में जब एक बंदे ने यही सवाल किया तो हर एक्सपर्ट का जवाब मुख्तलिफ था। कोई कह रहा था कि 10,000 लीटर से आप 200-300 किलोग्राम, कोई 500-600 किलोग्राम और कोई 750 किलोग्राम तक भी पैदावार का बता रहा था, मगर किसी ने औसत मछली का वजन, इंडिविजुअल मछली का वजन नहीं बताया। इस बात को समझना पाकिस्तानी सिनेरियो में नहायत जरूरी है, जिसके लिए एक और मसला भी
निकल आएगा, और वो है कि मछली का स्टॉकिंग साइज। मछली का स्टॉकिंग साइज वो बायोफ्लॉक में और आम फार्मिंग में खासी अहमियत का हामिल होता है। आम असूल ये है कि जिसे कहते हैं रूल ऑफ थंब, कि जितना बड़ा बच्चा उतना ही ज्यादा वजन फी दाना है मछली। अमूमन कंट्रोल्ड फार्मिंग यानी काबूशुदा फार्मिंग, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का आप काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं और मोस्टली मोर देन 90% 95% आप इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को टोटली कंट्रोल करते हैं। मोर और लेस शायद वर्ड ठीक नहीं होगा, मुकम्मल तौर पर ही आप सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको कंट्रोल्ड फार्मिंग कहते हैं। थोड़ा सा वादे करता चलूं तो अमूमन कंट्रोल्ड फार्मिंग में जो फिश का स्टॉकिंग साइज रिकमेंड किया जाता है, जिसकी राय दी जाती है, वो ये होता है कि 20 ग्राम से बड़ा बच्चा स्टॉक करें। अगर 40 या 50 ग्राम का मिल जाए तो वो बेस्ट है, और 100 ग्राम का बच्चा है मछली दस्तयाब हो जाए तो ये सोने पे सुहागे जैसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर स्टॉकिंग साइज पे बच्चा मछली बड़ा मिल जाए तो ये बायोफ्लॉक के निज़ाम को जो पाकिस्तान में चल रहा है काफी बेहतर कर सकता है। तो इस सिलसिले में मैं फिर जो मेरे बायोफ्लॉक करने वाले पाकिस्तानी ब्रेव फार्मर्स हैं, जो कि पिछले 1-2 साल से इस फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो वो पहले भी इनसे रिक्वेस्ट की है, फिर ये कहूंगा कि 500 किलोग्राम फी 10,000 लीटर के हिसाब से जब उन्होंने अपने तालाबों में मछलियां पाली, तो जो ये तो उनकी एस्टिमेटेड कैलकुलेशन थी जिसकी बेस पर उन्होंने स्टॉकिंग करी। अब एंड ऑफ द डे जो हार्वेस्ट साइज आया वो कितने किलोग्राम आया, और इंडिविजुअल फिश का वजन, फी दाना मछली का औसत वजन जो आया, अगर वो अपने 1-2 साल एक्सपीरियंस का समर हमारे सामने रख दें तो या मेरे मौकफ की तायद हो जाएगी या उनका मौकफ दुरुस्त निकल आएगा। तो अगर वो इस चीज को वाजे कर दें तो ये जो आने वाले लोग जो इस फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं तो उनके लिए ये हमेशा के लिए एक बड़ी सॉलिड रहनुमाई हो जाएगी। और अगर वो ऐसा कर दें तो इससे बायोफ्लॉक निज़ाम की इस्लाह मुमकिन हो सकेगी और किसी भी तरह की नाकामी से ये निज़ाम कारोबार बच सकेगा। अगर तायद में वो लोग ना भी बताएं तो मैं अपनी अदना सी समझ से आप लोगों को ये बता सकता कि अगर आप बायोफ्लॉक में दिलचस्पी रखते हैं तो 150 था 200 किलोग्राम फी 10,000 लीटर्स के मछली स्टॉक करें अपने बायोफ्लॉक सेटअप्स के अंदर। इस हिसाब से मछली का साइज पाकिस्तानी मार्केट में काबिल कबूल हो सकेगा। जो एंड ऑफ द डे आप बायोमास हार्वेस्ट करेंगे उसमें इंडिविजुअल फिश का वजन आपको, अगर तलापिया कल्चर कर रहे हैं तो वो एटलीस्ट 500 से 600 ग्राम तक मिल सकता है। तो जब ये वजन आप अटेन कर लेंगे तो आपकी फिश मार्केटिंग के काबिल हो जाएगी होलसेल मार्केट के अंदर। तो जो स्टॉकिंग मैंने बताई है 150 था 200 किलोग्राम पैदावार आपने लेनी है 10,000 लीटर पानी से। तो अगर आपने 1,000 किलोग्राम मछली पैदा करनी हो तो आपको लगभग इस अंदाजे के मुताबिक 50 से 70,000 लीटर्स पानी रिक्वायर होगा। 50 टू 70 क्यूबिक मीटर एरिया जो है या वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो आपको रिक्वायर होगा।
अब जो माजी के तजर्बाकार भाई हैं वो इनफरादी वजन मछली के इनफरादी वजन का वेट इस फार्मूले के तहत वो भी अच्छा हासिल कर सकते हैं जिन्होंने 200 था 300 ग्राम तक एवरेज वेट हासिल किया है। और अगर वो कहते हैं कि नहीं 500 किलोग्राम फी 10,000 लीटर अच्छे इनफरादी वजन के साथ अचीव किया जा सकता है, माजी में वो लर्निंग फेज में थे, तो इस साल उन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग सीधी कर ली हैं, तो इस साल वो 10,000 लीटर से 500 किलोग्राम मछली के साथ औसत मछली का जो वजन है वो भी अच्छा हासिल कर लेंगे। तो फिर तो ये बिल्कुल मेरे मौक़िफ़ को हटा देगा और उनका मौक़िफ़ साबित आ जाएगा, लेकिन इसका भी साबित आना बाकी है। एक दूसरा मसला ये है कि जो लोग भी पाकिस्तान में बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कर रहे हैं वो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग से खाने के लेवल तक या मार्केट के लेवल तक मछली को पैदा करने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन मेरी इधर एक छोटी सी राय ये है कि जो फिश फार्मिंग के क्लस्टर्स हैं जहां पर ज्यादा मछली पैदा की जाती है, जहां पर मछली की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, अगर वो उन इलाकों में बायोफ्लॉक के निज़ाम को कार्प्स के बच्चे के लिए कार्प्स, सिल्वर ग्रास, गुलफाम, रहू, मोराखी, थैला, इन मछलियों को जिनको हम कार्प्स कहते हैं मजमूई तौर पर, इनकी नर्सिंग को बायोफ्लॉक सिस्टम के अंदर फरोग दें, तो मेरे ख्याल से बायोफ्लॉक सिस्टम जो है ना इस मामले में काफ़ी फिजिबल हो जाएगा क्लस्टर एरियाज में। मेरा अपना मानना यह है कि ये टेक्नोलॉजी कार्प्स का पूंग और झींगा की पैदावार के लिए ज़्यादा मुनासिब हैं, ये मेरा मानना है, अगर बहुत हाई स्टॉकिंग पर काम करना हो तो इस लिहाज से। अब मसला ये है कि झींगे का पूंग मुकामी सतह पर दस्तयाब नहीं, और इस तर्ज की फार्मिंग में सिर्फ फिल्टर फीडर मछलियां मौसर हैं। उनमें से जो हमारे सिस्टम में हमारे पास बच जाती हैं वो हैं कार्प्स, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका, उसके अलावा तिलापिया और अफ्रीकन कैट फिश हैं। ये वो मछलियां हैं कि जिनका पूंग मुकामी सतह पर दस्तयाब है। कार्प्स के गोश्त में कांटा और ज्यादा जगह का मतलूब होना इन्हें बायोफ्लॉक से नर्सिंग के अलावा खारिज कर देता है। अफ्रीकन कैटफिश की सूरत व सीरत जो है वो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो भी बायोफ्लॉक के निज़ाम में यहाँ पर मकबूलियत नहीं पाती। ये उसकी मकबूल ना होने की वजह यह है कि वो फिश खाने में लोग पसंद नहीं करते और देखने में पसंद नहीं आती लोगों को। अगर उसका प्रोडक्शन पोटेंशियल देखा जाए तो वो प्रोडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से फिजिबल फिश है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के लिए। तो जब कार्प्स भी आपके निज़ाम से निकल गई और अफ्रीकन कैटफिश भी निकल गई तो पीछे बच गई तिलापिया। तिलापिया एक ऐसी मछली है कि जिसकी मार्केट डिमांड भी है, जायका भी है, सूरत भी अच्छी है, मगर इस मछली के भी अपने मसाइल हैं। ये मछली हमारे माहौल की ही नहीं है, ये एक ट्रॉपिकल फिश है। इस वजह से मुकामी सतह पर इसका पूंग जो कि सिर्फ 1 इंच का होता है वो अमूमन मई के महीना से मिलना शुरू होता है और यहीं से सब खराब हो जाता है। ये मछली गर्म पानी की मछली है, सो अगर स्टॉकिंग तखीर पकड़ेगी तो पैदावार शदीद मुतासर हो जाएगी। इस सिलसिला में फार्मर्स और हैचरीज वालों को मुतद्दद बार अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए पैगाम दे चुका कि बका इस सनत की बका और ख़ास तौर पे तिलापिया की बका तब ही मुमकिन है जब हमारा माहीगीर भाई ज़रई फार्मर्स की तरह मौसमियाती तब्दीलियों से मुकाबला करे, उनसे भागे नहीं, उनसे डरे नहीं, खुद को हालात पर ना छोड़ दे। मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबल मुनासिब मसनूई बंदोबस्त का इंतज़ाम किया जाए। अब वो वक़्त बाईद नहीं
कि या तो अपनी बका के लिए माही गिरों को या मछली पाल हजरात को क्लाइमेट के मामले में क्लाइमेट स्मार्ट एक्वाकल्चर अडॉप्ट करना होगा, यानी स्मार्ट होना पड़ेगा कि आजकल वेदर की फोरकास्ट आपको उनकी पेशेन गोइयाँ या जिसे फोरकास्ट कहते हैं वो पता लगती रहती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अपनी मैनेजमेंट को अंजाम देना कहलाता है क्लाइमेट स्मार्ट होना। तो अगर एक्वाकल्चर में ये चीज़ अप्लाई होगी तो आप कहेंगे क्लाइमेट स्मार्ट एक्वाकल्चर। तो ये इस चीज़ को अपनाने की ज़रूरत पैदा हो चुकी है। अगर ये नहीं किया जाएगा, यानी क्लाइमेट स्मार्ट एक्वाकल्चर को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, तो पाकिस्तान में एक्वाकल्चर की सनत और ख़ुसूसन तलापिया की सनत जो है वो शदीद ख़तरात से दो चार हो जाएगी। और यहाँ मैं एक बात वाजे करता चलूँ कि दुनिया में एक्वाकल्चर इंसानी आबादी से लगभग दुगना तेजी से तरक्की पा रहा, तो इस सेक्टर में पोटेंशियल मौजूद है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी कमज़ोरियों को समझकर उनका तदारक कर लें, उनका खात्मा कर लें। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है ये मौसमी तब्दीलियों का मसला आ रहा है, इनको काउंटर करना नागुज़ीर हो चुका है। इसके अलावा थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि ये हमारे फार्मर जो कि 500-500 एकड़ 1000 एकड़ और तलापिया की हैचरीज कर रहे हैं, वो सब कुछ समझने के बावजूद क्लाइमेट स्मार्ट एक्वाकल्चर को अडॉप्ट करने में क्यों मुश्किलात का शिकार हैं या वो क्यों नहीं इस तरफ आ रहे। तो उसकी चंद वजूहात जो मुझे समझ आती हैं वो ये है कि पाकिस्तान में मछली की खपत बहुत ज़्यादा नहीं है और जो मछली के रेट्स हैं वो शायद उतने अच्छे नहीं हैं कि जितना फार्मर तवक्को रख रहा होता है। और यहाँ कई फार्मर सुस्ती से या खुद को हालात पर की किस्मत के दम पर छोड़ देते हैं। और दूसरी वजह से कि उनका जो फार्मिंग का सेटअप है वो हॉरिजॉन्टली बहुत वसी है, यानी वो एरिया वाइज बहुत ज़्यादा वसी है, वर्टिकल नहीं है। जिस तरह के कंट्रोल्ड फार्मिंग जो है वो वर्टिकल होती है, बायोफ्लॉक फार्मिंग, रास फार्मिंग। तो ये फार्मिंग जो है पाकिस्तान में है ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल का जब आप एरिया कवर करने लगेंगे तो आपकी जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन वो होगी वन टाइम ही। शायद वो वन टाइम की एक बार की बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट जो है आने वाले कई तक सालों के लिए आपके बिजनेस को महफूज बना दे। ये इस चीज को भी देखने की जरूरत है। तो अगर कोई समझता है कि हॉरिजॉन्टल फार्मिंग पे ये सिस्टम करना ही नामुमकिन है, तो फिर इसमें जवाब मिलेगा कि फिर आप बायोफ्लॉक फार्मिंग को अडॉप्ट करें, जो कि काफ़ी अच्छी ऑप्शन साबित हो सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी ऑप्शन साबित हो सकती है सिस्टम को कंट्रोल्ड मैनर में चलाने के लिए। और जो भी लोग तलापिया या इस जैसी मछली की हैचरियों से जुड़े हैं, अगर उन्होंने वक्त के साथ मौसमी चैलेंज का मुकाबला ना किया तो तलापिया फार्मिंग का ना सिर्फ बल्कि बायोफ्लॉक का मुस्तकबल भी खतरे में पड़ सकता है। ये भी एक चीज़ है, क्योंकि जब तलापिया का बच्चा ही टाइम पे दस्तयाब नहीं होगा तो बायोफ्लॉक वालों का तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा फीड की तरफ आए तो फीड में तो जिद्दत आती जा रही है, क्योंकि फीड मिल्स बढ़ना शुरू हो गई हैं, आपस में कंपटीशन पैदा हो रहा है, तो फीड में जिद्दत आना शुरू हो गई है। लेकिन दुनिया में कंट्रोल्ड फार्मिंग के लिहाज से भी फीड को डेवलप किया जाता है ताकि जो सॉलिड वेस्ट पार्टिकल्स हैं वो कम से कम कंट्रोल्ड सिस्टम में पैदा हों और फीड पानी की जो क्वालिटी है वो कम से कम मुतासर हो। तो इस सिलसिले में फीड कंपनी वाले भाइयों से गुजारिश है कि वो बायोफ्लॉक फार्मिंग वाले फार्मर्स भाई, जाहिर है फीड की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी ग्रोथ आएगी और पानी के जो ख्वास हैं वो कम से कम ख़राब होंगे।
जब ये सब होगा तो बायोफ्लॉक फार्मिंग करने वाले भाइयों के लिए मसाइल कम से कम पैदा होंगे और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। तो इसके बाद आखिर में मैं ये कहना पसंद करूँगा कि बायोफ्लॉक वाले लोग जो कि बायोफ्लॉक को पाकिस्तान में मशहूर कर रहे हैं, वो मार्केटिंग में आधी बात ना करें, पूरी बात करें या मस्बत मार्केटिंग करें। जैसा कि वो कहते हैं कि आप बायोफ्लॉक फार्मिंग के साथ एक मरला में 1 एकड़ के जितनी मछली पैदा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये मुमकिन नहीं, मगर पैदाशुदा मछली का साइज भी तो मार्केट के मुताबिक हो, मुनाफा भी तो एकड़ के जितना हो या इससे ज्यादा हो, तो मजा तो तब है ना, असल बात तो तब है ना, असल मकसद तो तब पूरा होगा ना। एक और मशवरा अपने भाइयों को देता चलूं। इस मशवरे से पहले मेरा एक सवाल है, उसके ज़िमन में मैं जवाब के ज़रिए से ये मशवरा दूंगा कि अगर आप भाइयों को पता हो जो कि बायोफ्लॉक फार्मिंग से जुड़े हुए हैं या जुड़ने जा रहे हैं या जो थोड़ा बहुत फ़िश फार्मिंग की तरफ दिलचस्पी ले रहे हैं, कि तिलापिया की फ़ी एकड़ पैदावार औसतन पाकिस्तान में कितनी है, तो मेरी तरफ से आपको ये जवाब मिलेगा कि औसतन मेरे अंदाजे के मुताबिक 2500 किलोग्राम फी एकड़ तिलापिया की पैदावार बआसानी हासिल की जा रही है। तो अगर हम इस लिहाज से वॉल्यूम ऑफ वाटर के ऊपर फिश की पैदावार का हिसाब लगाएं, पानी के आबी बुखारात का अंदाज़ा लगाए बिना, सिर्फ जो सिस्टम के अंदर पानी मौजूद है अगर सिर्फ उसी को कैलकुलेट करें, तो ये लगभग 1800 से 2400 लीटर्स के अंदर आपकी 1 kg फिश तैयार हो रही है, जो कि बायोफ्लॉक फार्मिंग के लिहाज से अगर आप सोचेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इतना ज़्यादा पानी 1 किलो मछली को पैदा करने के लिए खर्च हो रहा है और इतनी ज़्यादा लैंड भी इस्तेमाल हो रही है। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा मशवरा देना ये पसंद करूँगा कि साइंटिस्ट की तहकीक के मुताबिक 4 टन मछली को 1 हार्स पावर का एरिएटर फिश पॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन ऑप्टिमम लेवल पर मुहैया किए रख सकता है। तो अगर इस लिहाज से आप 2 HP का एक एरिएटर फी एकड़ अपने पॉन्ड में इंस्टॉल कर दें और उसको ऑक्सीजन के मेजरमेंट के लिहाज से या ऑक्सीजन के लेवल के लिहाज से चलाई रखें, यूज़ करते रहें बर वक्त उसका, तो आप 8 टन तक मछली फी एकड़ होल्ड कर सकते हैं। और अगर 8 टन मछली को होल्ड करना मकसूद हो फी एकड़, यानी होल्ड एंड ऑफ द डे बायोमास जो कि आपने हार्वेस्ट करना है, उस तक अगर आप उसको होल्ड कर सकते हैं, तो इसके साथ अगर बायोफ्लॉक्स में जो प्रोबायोटिक्स यूज़ हो रहे हैं वो पौंड में भी थोड़े बहुत यूज़ कर लें, थोड़ा बहुत मोलेसिस पौंड में भी यूज़ कर लें, तो यकीनन आपकी पैदावार पे मेरा मानना है कि काफ़ी अच्छा असर पड़ जाएगा। तो आप फ़र्ज़ कर लें कि ये मेरी तरफ से एक राय है, फ़र्ज़ कर लें कि आप 2500 kg पैदावार ले रहे थे फी एकड़ से, अब उसी पैदावार को आपने दुगना कर लिया, तिगना नहीं किया, 8 टन पे नहीं गए, 5 टन तो 2 HP के साथ और थोड़ी बहुत ये प्रोबायोटिक्स डाल के इस लिहाज से आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप कहें कि ऐसा मुमकिन नहीं, तो अगर बायोफ्लॉक में ये मुमकिन है कि 50 लीटर से 100 लीटर के दौरान आप 1 किलो मछली पाल सकते हैं, तो 5 टन मछली का अगर अंदाज़ा लगाया जाए फी एकड़ के लिहाज से, तो ये 1000 से 1200 लीटर में आपकी 1 किलो मछली तैयार हो रही है। तो ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं? तो इस बारे में भी सोचें कि अगर एक एरिएशन का इक्विपमेंट, मैकेनिकल एरिएटर आप अपने पॉन्ड में डाल लें, तो आपकी पैदावार इससे भी बढ़ सकती है और थोड़ी बहुत बायोफ्लॉक की तरह मैनेजमेंट कर लें तो ये भी बायोफ्लॉक के साथ एक अच्छा कंसेप्ट बन जाएगा। दुनिया में कई जगह पे मुकम्मल बायोफ्लॉक नहीं होता, हाइब्रिड या नीम बायोफ्लॉक सिस्टम वो भी प्रैक्टिस किया जाता है, तो वो इसी तरह की कुछ साइंस है।
जिसमें मज़ीद तहकीक की भी ज़रूरत है। हम लोग तो पॉन्ड फार्मिंग बिल्कुल सिंपल कर रहे थे, अभी तो एरिएशन का कंसेप्ट पॉन्ड्स में आ रहा था कि हम सीधा बायोफ्लॉक पर चले गए, मुकम्मल कंट्रोल्ड फार्मिंग पर चले गए। तो जिन्होंने भी कंट्रोल्ड बायोफ्लॉक फार्मिंग करनी है, मेरे अंदाजे के मुताबिक या मेरी एस्टिमेटेड कैलकुलेशंस के मुताबिक उन्हें 1000 kg मछली के लिए कम से कम 50 से 70 हज़ार लीटर पानी चाहिए। और अगर वो 1000 kg को 1 लाख लीटर के ऊपर भी पाल लें, 1.5 लाख लीटर के ऊपर भी पाल लें, 2.5 लाख लीटर के ऊपर भी पाल लें, तो वो फिर भी पॉन्ड फार्मिंग से कदरे बेहतर है। तो आप ये ना समझें कि आपने 20 लीटर में ही या 30 लीटर में ही 1 किलो मछली पालनी है। थोड़ा सा अपने जहन के दरीचों को खोलें, थोड़ा सा और पानी ज्यादा लग जाएगा, थोड़ा सा और ज्यादा एरिया लग जाएगा तो कोई मसला नहीं है। असल मसला ये है कि आपने अपनी फिश को मार्केट में जो रिक्वायर्ड साइज है, जो मतलूबा साइज मार्केट को चाहिए है, वो पैदा करना है। तो अगर आप फर्ज करें 2.5 लाख लीटर के ऊपर भी, यानी 250 लीटर के ऊपर भी 1 किलो मछली पालते हैं, तो ये बहुत ज्यादा सफिशिएंट आपकी अचीवमेंट होगी। तो अब ये शायद उन लोगों को अच्छा ना लगे जिनके पास जगह जो है वो काफी कम है और वो 10,000 लीटर्स के टैंक्स के साथ ही चलना चाह रहे हैं। तो इस मामले में फिर वो यही है कि उन्हें होलसेल मार्केट से बिल्कुल कट ऑफ होना पड़ेगा। कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग टैक्टिक्स ऐसे अपनाना होंगे कि वो छोटी मछली भी लोगों को बआसानी अच्छे रेट्स पर खिलाने में कामयाब हो जाएं। तो मैं एंड में फिर यही कहूँगा कि जो लोग भी बायोफ्लॉक फार्मिंग करना चाह रहे हैं वो ज़रूर करें। पैसे उनके हैं, इन्वेस्टमेंट उनकी है, नफ़ा उनका है, नुकसान उनका है, लेकिन हर एंगल से तहकीक ज़रूर करें, मार्केट का ख्याल ज़रूर करें। सिर्फ दुनिया को फॉलो ना करें। दुनिया में मछली खाने में और रुझान है और हमारे मुल्क में और रुझान है। तो खुदारा इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें। और मुझे यकीन है आप लोग काफ़ी मेहनती हैं, ब्रेव हैं, आप लोग हिट एंड ट्रायल पे भी जा रहे हैं। और हिट एंड ट्रायल के साथ मैंने समझा कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए से अगर कुछ अच्छा मैसेज दे सकूं तो आपका काफ़ी भला हो जाएगा। और इस भले से हमारा भला भी होगा कि हमारा सेक्टर तरक्की करेगा, लोग इससे बाज़र नहीं होंगे। तो मैंने जितनी भी ये वीडियो रिकॉर्ड की है, इसमें अगर किसी बायोफ्लॉक वाले भाई का दिल दुखा हो तो उससे माजरत, और अगर उसे मेरी बातें हकीकत पर मबनी लगी हों तो वो कमेंट सेक्शन में हम मेरी तायद कर सकता है। जब वो मेरी तायद करेगा तो वो आने वाले फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी रहनुमाई का सबब फराहम कर देगा। और अगर वो अपने प्रीवियस रिजल्ट्स के ऊपर इम्प्रूवमेंट के साथ अच्छे रिजल्ट्स इस साल के एंड पे हासिल कर लेता है तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, इससे मेरी और अच्छी सलाह हो जाएगी और जो मेरी राय थी वो रिवर्ट हो जाएगी। तो आप जो लोग नए आने वाले हैं वो बायोफ्लॉक वालों पर इस साल नज़र रखें कि वो किस साइज़ की मछली पैदा करते हैं और वो हार्वेस्टिंग ज़रूर देखें। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।